नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट मिर्ज़ापुर से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि सर्वविदित है, आप सब जान रहे हैं, आपकी ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू चल रही है। मैथ की क्लासेस चल रही हैं, जीएस की क्लासेस चल रही हैं, साथ में कुछ हम लोगों ने करंट के भी किए। जो है ये आपके सुपर टेट और आगामी प्राथमिक शिक्षक परीक्षा भर्ती के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इन सब टॉपिक को देखते रहिए और अपना कवर करते रहिए। तो हम लोगों ने इस कड़ी में जीएस के सेक्शन को उठाया हुआ है। जो है मैं आपको बहुत विस्तार से नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है वही सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, जो कि आपके दिमाग में बैठ जाएं। आप ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हैं, आप इंटर लेवल पे पेपर देने जा रहे हैं। तो उस हिसाब से जो जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वन लाइनर इम्पॉर्टेंट हैं, जो लगभग हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो उन्हीं को मैंने पिकअप किया है। जीएस की सीरीज में हम लोगों ने पिछले वीडियो में अपने सिकंदर और मौर्य साम्राज्य और बिंदुसार के बारे में पढ़ा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जो है इसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु थी 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा हो गई थी। इनका जो उत्तराधिकारी बना वो बिंदुसार बना, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है, और बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी थे वो अशोक जी थे, जिनको कि अशोक महान भी कहा जाता है। तो आज हम लोग अशोक महान के बारे में जानेंगे। उनके जीवन के बारे में, बहुत ही प्रतापी राजा थे ये। ठीक है, तो अशोक के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक महान जी 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठे थे, 269 में। ठीक है, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। जब ये राजगद्दी पर बैठे तो उस समय तक ये अवंती के राज्यपाल थे। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, पुराने में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। फैक्चुअल चीजें पढ़ेंगे। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष में लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। क्लियर है बच्चों? आइए आगे देखें। जो है प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी सेकंड ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा। ये अशोक के दरबार में आया था। ठीक है, अशोक के दरबार में कौन राजदूत आया था? डियानिसियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की भिक्षा किसने दी थी? उपगुप्त ने दी थी। ये बौद्ध भिक्षु थे। अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी था। क्लियर है बच्चों? अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की। जो अशोक के पौत्र दशरथ जी थे, उन्होंने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जो है अशोक के 7वें अभिलेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों में ध्यान रखने के लिए कहा गया है। ठीक है, इन्होंने अपना जो स्तंभ लेख बनाया था उसमें आजीविकों के उल्लेख किया गया है और
सबका ध्यान रखने को कहा गया है। आगे देखिए, आजीविक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी। ठीक है। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। अशोक की जो माता जी थी वो शुभद्रांगी थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, आगे देखिए बढ़ते हैं हम लोग इसके लिए। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र, अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र था, और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक जो थे वो काफ़ी ज़्यादा बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, तो उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। ठीक है। अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण किया था? 84,000। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले किसने किया? अशोक ने। अशोक के शिलाखंडों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि अशोक के शिलालेखों में किन लिपियों का प्रयोग हुआ है। आपको 4 ऑप्शन देके, ठीक है, भरमा सकते हैं, तो आप याद कर लीजिए, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आइए देखें नेक्स्ट जो है, ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से, और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। तो किस अभिलेख के जो लिपियां थी कहाँ कहाँ से मिली हैं? ग्रीक और अरमाइक लिपि जो थी वो अफगानिस्तान से, ग्रीक और अरमाइक लिपि जो थी वो अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से, और शेष भारत से मिला है। खरोष्टी लिपि जो थी वो दाईं से बाईं, मतलब ये आपकी उल्टी लिखी जाती थी। नोट करते जाइए ये सब। खरोष्टी लिपि जो थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ऐसा धमाल कहीं नहीं मचने वाला है, इतने एग्जैक्ट फैक्चुअल चीज़ें आपको बताने वाला। ठीक है, लगे रहिए चैलेंजर गुरु के साथ, बहुत मजा आएगा। आइए देखें नेक्स्ट क्या है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ठीक है, अशोक के जो अभिलेख थे उनको पढ़ने के दृष्टिकोण से आप लोग शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख में बांट सकते हैं। अशोक ने शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फेंथैलर ने की थी। ठीक है, इनका नाम था पाद्रेटी फेंथैलर। इनकी संख्या 14 है। ठीक है, जो शिलालेख की खोज 1750 में हुई थी। अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप को हुई थी। ठीक है, जेम्स प्रिसेप ने सबसे पहले इनकी जो है अभिलेख को पढ़ने में सहायता की थी 1837 में। आइए देख लेते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेख और उनमें वर्णित विषय क्या क्या थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो जो चीज़ें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगी उन चीज़ों को हम लोग ध्यान में देंगे। ठीक है, आइए देखें अशोक के प्रमुख शिलालेख, उनमें वर्णित विषय। पहला शिलालेख जो था अशोक का, इनमें पशु बलि की निंदा की गई है। जो अशोक के जो पहले शिलालेख थे उसमें पशु बलि की निंदा की गई कि पशु बलि नहीं देना चाहिए। दूसरा, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। ठीक है, कि मनुष्य और पशु दोनों को चिकित्सा मिलनी चाहिए। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। क्लियर है? तो इसमें आपके कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। आइए देखें नेक्स्ट हमारा क्या है, चौथा जो है
देखिए इस अभिलेख चौथे अभिलेख में, इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवें शिलालेख में, इस शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठे शिलालेख में इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवें और आठवें इनमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। नवें शिलालेख इसमें सच्ची भेंट, सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचें। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए 11वें में भी देखिए दिया है इंपॉर्टेंट चीज़ें कि इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख में इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों को सम्मान की बात की गई है, मतलब यहाँ पे स्त्री महामात्रों की भी बातें की गई। 13वें में इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई, इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। ठीक है, यही जो कलिंग युद्ध था जिसमें कि काफ़ी नरसंहार हुआ था, इसी के थ्रू जो है इनका हृदय परिवर्तन हुआ था। 14वां शिलालेख अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, अशोक के स्तंभ लेखों की जो संख्या थी वो 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। ये 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई है। ठीक है, इनकी जो आपकी जो लिपियां थी, स्तंभ लेख थे, वो 7 हैं। और देखिए जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, प्रयाग जो आपका देखिए जो है प्रयाग स्तंभलेख, यह पहले कौशाम्बी में था। यह स्तंभलेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था। ठीक है, ये पहले कौशाम्बी में था, लेकिन अकबर ने इसे जो है इलाहाबाद के किले में किया। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभलेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। और तीसरा है दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभलेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया था। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, अगला है रामपुरवा। यह स्तंभलेख चंपारण बिहार में है और इसकी खोज 1872 ईस्वी में, ठीक है, कार्लायल ने किया था। लोहरिया अरेराज चंपारण बिहार में है, लोहरिया नंदगढ़ चंपारण बिहार में है। तो ज़्यादातर देखिए बिहार में ही है जो है। ठीक है, तो आइए देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा जो है, ये 7 हो गए आपके जो है। 7वां है आपका कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। रानी का अभिलेख किसको कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रूमी देई है। ठीक है, तो अशोक का सबसे छोटा जो स्तंभ लेख था वो रूमी देई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। अशोक का जो 7वां अभिलेख था वो सबसे लंबा अभिलेख है, ये आप जान लीजिए जो है। ठीक है, अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। आइए देखें, प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की गई कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सारे कुरान कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं आरमाइक भाषाओं से प्राप्त हुआ है। ठीक है, साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहितों की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। जो मुख्यमंत्री और पुरोहित जो रखे जाते थे उनका पहले काफ़ी जांच परख किया जाता था, जिसको कि उपधा परीक्षण किया जाता था। ठीक है, आइए देखें नेक्स्ट क्या है हमारा। अशोक की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। ठीक है, सम्राट अशोक की जो सहायता करने वाले लोग थे उनके सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। सबसे ऊंचा अगर जिसे अधिकारी कहा जाए तो वो आपका महामात्र था। इसकी संख्या आपकी 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। ठीक है, इनकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा गया है। प्रांतों के संस्थापक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे।
क्लियर है बच्चों? आइए देखें, बहुत केवल फैक्चुअल चीजें देखनी है। प्रांतों के विभाजन विषय में किया गया है जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था। ठीक है, कुछ मंत्री अर्थशास्त्र में जो वर्णित तीर थे और उनका जो मंत्री था जो है उनको भी जान लीजिए, जो है क्या क्या लोग थे जो है। ठीक है, जो आपके मंत्री थे वो एक तरीके से प्रधानमंत्री थे। पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। सेनापति सैन्य विभाग का। युवराज राजपुत्र का। द्वारिक जो है राजकीय द्वार संरक्षक का। अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष होता था। समाहर्ता आय का संग्रह करता था। सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था। ठीक है, उड़ा दीजिए लग के, जबरदस्त तरीके से सब ये याद कर लीजिए। मतलब प्रशासता कारागार का अध्यक्ष होता था। प्रदेष्टि कमिश्नर का होता था। पौर नगर का कोतवाल होता था। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश होते थे। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। कर्मांतिक उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष था। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष होते थे। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला। ठीक है, दुर्गपाल दुर्ग रक्षक। अंतःपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिए जो है। प्रशासक में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। जो लोग प्रशासन करने वाले अधिकारी हुआ थे सबसे छोटा उसमें गोप था जो कि 10 गांवों को देखता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। ठीक है, बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। काफ़ी कठिन सजा थी। ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक, 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। ठीक है, आइए देखें नेक्स्ट क्या है हमारा। जस्टिस नामक यूनानी लेखक चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त कर दिया था। ठीक है, तो इनके पास काफ़ी डेटा थे जो है। आइए देखें नेक्स्ट क्या है हमारा। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था आपका। सैन्य विभाग जो थे उसका सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। जो सैन्य विभाग था सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक चंद्रगुप्त की सेना में, ठीक है, 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 सदस्यीय समितियां करती थीं। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा गया है। देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपसे डायरेक्ट पूछी जाती हैं जो है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। ठीक है, जो एक जगह से दूसरे जगह पे भ्रमण करके कार्य करते थे। आगे देखिए, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया तथा एक ही करने वाले को संस्था कहा जाता। ठीक है, तो गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपति न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। ठीक है, सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्णों में डिवाइड किया हुआ था। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिलाएं रूपा जीवा कहलाती थीं। ठीक है, जो स्वतंत्र
अपनाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर की राजा को प्रवर्तक से सहायता ली थी। राजा प्रवर्तक से सहायता लिया था। आगे देखिए, मौर्य शासन 137 वर्षों तक चला। मौर्य शासन आपका 137 वर्षों तक चला। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। ठीक है, आइए देखें नेक्स्ट क्या है जो है। आइए ब्राह्मण समाज के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लें कि ब्राह्मण समाज उस समय क्या था। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। इन्होंने विदिशा में इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। बरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करा था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी थी। मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश का अंतिम राजा जो है वो सशर्मा था। ठीक है, आगे देखिए, सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे स्थापित किया। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद अब जिले में है। ठीक है, सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, यज्ञश्री, सातकर्णी। ये जो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे ये काफ़ी फेमस थे। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाद थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप रट लीजिए अपना, जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से आपके भी दिमाग में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। हाल ने गाथा सप्तमी तथा गुणाढ़ तथा बृहद कथा नामक पुस्तक की रचना की। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पेटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा कारण सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया था। इनकी जो भाषा थी वो प्राकृतिक और ब्राह्मी थी। ठीक है, सातवाहनों में हमें मातृ तंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वाशिष्ठी पुत्र। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन को उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा। गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े, 45 पैदल सैनिक होते थे। क्लियर है बच्चों? सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ कार्ले का चैत्य, अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती कर्ण का विकास, सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सातवाहन राज ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था। तो ये थे आपके जो 7 सतकर्णी पुत्र थे जो है। तो ये ब्राह्मण साम्राज्य जो था उनसे बारे में भी हमने आपको बता दिया जो है। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग लगे रहिए हमारे वीडियो के साथ जो है, कंटिन्यू आप लोग वॉच करिए। मैं आपको धीरे धीरे सब टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जो है। जो बच्चे अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं ज्वाइन कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। आपको कंटिन्यू वीडियो मिल रहा है, ये बात आप जान लीजिए जो है। डेली एक दो डेली वीडियो मिल रहे हैं। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द जो है। मैथ का आज नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस सेट हो गया है। ठीक है, और जीके जीएस का भी मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, लेखपाल के भी दृष्टिकोण से, सुपर टेट के भी दृष्टिकोण से। इसके साथ भारतीय ग्रामीण समाज का टॉपिक हम लोगों का चल ही रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब हमारे साथ लगे रहें बच्चों, ताकि आपका भला हो सके और आगामी परीक्षाओं में आप लोग जो है सफलता प्राप्त कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।